वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 20 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल राजा अनंगपाल तोमर सेकंड के बारे में है। अभी हाल ही में एक गवर्नमेंट सेमिनार को आयोजित किया गया दिल्ली में, जिसने तोमर शासक अनंगपाल सेकंड की जो लिगेसी है उसको हाईलाइट किया। बात करते हैं राजा अनंगपाल तोमर सेकंड के बारे में। ये तोमर डायनेस्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने वर्तमान के दिल्ली और हरियाणा का जो पूरा रीजन है उसमें 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन किया। इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने जो एक एंशिएंट इंद्रप्रस्थ का इलाका था उसे पॉपुलेट किया, उसे ही आज हम वर्तमान में दिल्ली के नाम से जानते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो दिल्ली शहर की स्थापना का जो श्रेय है वो अनंगपाल तोमर सेकंड को जाता है। तोमर डायनेस्टी की जो लोकेशन है वो देखिए, यहाँ पर राजपूत शासकों का जो रीजन है उसे पोर्ट्रे किया गया है। ये जो रीजन आप पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर जो तोमर शासक थे वो शासन किया करते थे। इसके अलावा चौहान, परमार, सोलंकी, गढ़वाल, प्रतिहार, चंदेल, सेन, चालुक्य और चोल, इनके रीजन को भी यहाँ पर दिखाया गया है। अनंगपाल तोमर जी, इन्होंने 1053 एडी से लेकर 1109 एडी के बीच में दिल्ली को फाउंड किया। इसके बाद मान्यता यह है कि जो गद्दी है वो उनके ग्रैंड सन पृथ्वीराज चौहान को मिल गई और दिल्ली उनके हाथों में आ गई। अब ये कैसे आ गई गद्दी उनके हाथों में, इसमें थोड़ा सा विवाद है। पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे अनंगपाल तोमर सेकंड। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि अनंगपाल तोमर सेकंड ने खुद ही पृथ्वीराज चौहान को गद्दी सौंप दी थी, जबकि कुछ अकाउंट्स का ऐसा मानना है कि पृथ्वीराज चौहान जी के जो पिताजी थे और उनके जो भाई थे, दोनों लोगों ने मिलकर अटैक किया था तोमर्स के ऊपर और उसके बाद उन्होंने दिल्ली का जो पूरा रीजन है उसे कैप्चर कर लिया था और पृथ्वीराज चौहान को जो दिल्ली की गद्दी है वो पिताजी से मिली थी। खैर, ये वैरिंग अकाउंट्स हैं जो वैरिंग डिटेल्स देते हैं। तोमर डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो देखिए दिल्ली सल्तनत जो है वो 1192 एडी में स्टैब्लिश होती है, दिल्ली के रीजन को डोमिनेट करते हुए, जब पृथ्वीराज चौहान जी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में 1191 में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके पहले 11th सेंचुरी के मिड में, यानी कि 1050 के आसपास, अनंगपाल तोमर जी ने ही दिल्ली में लाल कोट को बनवाया था, जिसका मतलब है रेड फोर्ट। इसे ही लाल किला कहा जाता था। इसका ओरिजिनल नाम किला राय पिथौरा हुआ करता था। सही शब्दों में कहें तो वास्तव में दिल्ली का असली लाल किला तो यही लाल कोट है, जहां पर आज आपको इसी के प्रेमाइस में कुतुब मीनार दिखता है, जिसे आज आप पॉपुलरली रेड फोर्ट कहते हैं। उसका ओरिजिनल नाम किलाए मुबारक हुआ करता था। तोमर्स जो हैं उनका दिल्ली से लिंक कई सारे मॉडर्न डे लिटरेचर्स में भी हमें देखने को मिलता है। एक मेडिवल हिस्टोरियन है प्रोफेसर के निजामी, उनकी एक किताब है अहद-ए वुस्ता की दिल्ली, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, दिल्ली इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विद द टाइटल। वहाँ पे वो 1300 से 1800 एडी के बीच की जो हिस्ट्री मेंशन करते हैं उसमें ये जिक्र किया गया है कि दिल्ली तोमर डायनेस्टी के रूलर से बिलोंग करती थी। दिल्ली के बारे में ये भी कहा गया है कि ये 11th सेंचुरी में इमर्ज होकर आई अरावली रीजन में, जब तोमर राजपूतों ने इस पूरे रीजन को पॉपुलेट किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में है। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी या फिर वॉलेंट्री व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है तो सरकार चाहती है कि आप उसे स्क्रैप कर दें। लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी अब इस स्थिति में नहीं कि उसे चलाया जा सके? इसके लिए आपकी व्हीकल का फिटनेस टेस्ट होगा। अगर आपके पास कोई कमर्शियल व्हीकल है तो आप उसे इस फिटनेस सेंटर में लेकर जाएंगे। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स बनाए गए हैं। इन फिटनेस सेंटर जो सेंटर्स हैं उन्हें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करके तैयार किया गया है। कंपैरेटिव स्टडी की गई है जर्मनी, यूके, यूएसए और जापान की, और जो सभी मॉडर्न टूल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा गाड़ियों के फिटनेस को इवेलुएट करने के लिए। अगर कमर्शियल व्हीकल फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाती है तो फिर उसे स्क्रैप करना होगा। अगर कोई भी पर्सनल व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल 15 साल से इस्तेमाल में है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना होता है, उसे भी फिटनेस सेंटर में गुजारा जाएगा। अगर वहाँ पर फिटनेस पास नहीं कर पाता है तो उसे भी स्क्रैप करना होगा, फिर उसे रिन्यू नहीं किया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाई तो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फिर उसे स्क्रैपिंग सेंटर्स में ले जाकर स्क्रैप करना होगा। उसके पार्ट्स को अलग कर दिया जाएगा, फाइबर, प्लास्टिक, रबर, सब अलग अलग। इसका फायदा ये होगा कि इन आइटम्स को, इन पार्ट्स को रीयूज किया जाएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। इससे इन पार्ट्स की जो इंपोर्ट में सरकार पैसा खर्च करती है
उससे हमें फायदा होगा। इससे आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इंसेंटिवाइज होगा। अब कैसे पता चलेगा कि आपकी जो गाड़ी है वो फिटनेस टेस्ट पास कर पाएगी कि नहीं? क्या स्टैंडर्ड्स होंगे? एमिशन टेस्ट किया जाएगा। कहीं गाड़ी बहुत ज़्यादा एमिशन तो नहीं करती? अगर आपकी गाड़ी की हालत ये है तो फिर तो आपकी गाड़ी गई। एट द सेम टाइम जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं? ये सभी पैरामीटर्स सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अकॉर्डिंग ही सेट किए गए हैं। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके नई गाड़ी खरीदते हैं तो सरकार आपको कुछ इंसेंटिव्स भी दे रही है। लाइक प्राइवेट व्हीकल्स पर आप जो रोड टैक्स पे करते हैं उसमें 25% की छूट मिल जाएगी और कमर्शियल व्हीकल्स पर 15% की छूट मिलेगी। एट द सेम टाइम जब आप अपनी पुरानी व्हीकल को स्क्रैप करवाएंगे तो आपको एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे और आप अपने इस स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट को दिखाएंगे तो आपको आपकी नई गाड़ी की कीमत पे 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी को वापस से री रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसके रजिस्ट्रेशन की फीस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि लोग री रजिस्ट्रेशन से डिसइंसेंटिवाइज हों। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के बारे में है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक डील साइन की है। काफ़ी बड़ी डील है ये, 1188 करोड़ की डील है। इस डील के तहत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इंडियन आर्मी के लिए 4960 मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स तैयार करनी होंगी। इसकी जो रेंज है वो 1850 मीटर की है। इसे भले ही भारत डायनेमिक लिमिटेड इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा हो, बट एक्चुअली में इसके प्रोडक्शन का जो राइट है वो यूरो मिसाइल्स के पास है। ये एक फ्रांस की कंपनी है। इन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। इसी लाइसेंस के तहत इन मिसाइल्स को इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसे ग्राउंड से भी फायर किया जा सकता है। ये मैन पोर्टेबल है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। एट द सेम टाइम इसे व्हीकल में इंस्टॉल करके भी लॉन्च किया जा सकता है। ये किसी भी टैंक को एट द सेम टाइम बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। इसका इस्तेमाल ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही पर्पसेस से किया जा सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, फ्रांस की एक कंपनी है यूरो मिसाइल जो इसे डेवलप करती है। इसे फ्रांस और जर्मन की आर्मीज के लिए 1972 के बाद से ही बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है। वर्तमान में इनकी सर्विसेज को 41 कंट्रीज अवेल करती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव के बारे में है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। ये एक इनिशिएटिव है किसका? इंडो यूएस साइंस एंड टेक फोरम, जिसे आप शॉर्ट में IUSSTF बोल सकते हैं। ये जो फोरम है इसे इंडिया और यूएसए ने मिलकर तैयार किया है। इसी फोरम के जरिए साइंस एंड टेक के फील्ड में दोनों देश आपस में बातचीत करते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में कोऑपरेशन को लेकर बातचीत की गई इसी फोरम के थ्रू कि जो भी क्रिटिकल एरियाज हैं जो दोनों ही देशों की प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट पे दोनों देश कोऑपरेट करेंगे। और ये एक प्लेटफॉर्म की तरफ वर्क करेगा जहां पर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा, और उसे कैसे कोप अप कर सकते हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो इनोवेशन है वो बढ़ेगा। दोनों ही देश आइडियाज को शेयर करेंगे। एट द सेम टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो वर्क फोर्स है उसे भी डेवलप करने की बात की गई है ताकि ऐसे इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जा सके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मोड्स एंड मैकेनिज्म्स भी रिकमेंड किए जाएंगे ताकि पार्टनरशिप को और बेहतर किया जा सके। ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ आ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे और अपॉर्चुनिटीज को भी, ताकि दोनों ही देश इसका फायदा उठा सके। IUSSTF के पास एक यूनिक एबिलिटी है जहां पर कई सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आ सकते हैं और इसकी मदद से साइंस एंड टेक का इस्तेमाल सोशल पर्पज से किया जा सकता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज को भी कैटर किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। 27 मेंबर्स का जो यूरोपियन यूनियन है उसने अभी हाल ही में कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CDRI इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया। इस इनिशिएटिव को 2019 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था UN क्लाइमेट चेंज समिट के दौरान। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा का मतलब यह है कि अगर डिजास्टर आ जाता है उसके बाद वो इंफ्रा उसे कैसे हैंडल करता है और वापस से हम पूर्व स्थिति में या जो पहले की बढ़िया स्थिति थी उसमें कैसे आते हैं। मतलब डिजास्टर का जो स्ट्रेस है उसकी बियर करने की एबिलिटी उस इंफ्रा में कैसी है, वो उसके रेजिलियंस को पोर्ट्रे करता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो इंफ्रा हो वो डिजास्टर्स को लेकर रेजिलियंट हो, उन्हें सहने की क्षमता रखता हो या उन्हें बेहतर तरीके से हैंडल करके अपनी पूर्व स्थिति में
आने की क्षमता रखता हो। यहां पर देखिए, ये एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें नेशनल गवर्नमेंट्स, यूएन की एजेंसीज, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक और नॉलेज इंस्टीट्यूशंस सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पर्पस बिल्कुल सिंपल है, हमें जो नया और एग्जिस्टिंग इंफ्रा सिस्टम है उसे रिजिलियंट बनाना है, क्लाइमेट को लेकर भी, डिजास्टर से होने वाले रिस्क को लेकर भी, ताकि इस इंफ्रा में डिजास्टर्स को सहने की ज्यादा क्षमता हो, वो उसके नुकसान को झेल सकता हो, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट कर सकें। ये जो कोलेशन है इसकी एक गवर्निंग काउंसिल है, ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है सीडीआरआई की। इसे को चेयर किया जाता है इंडिया के द्वारा। एट द सेम टाइम एक और नेशन होता है जिसे हर 2 साल पर रोटेशन के बेसिस पे नॉमिनेट किया जाता है। फंडिंग की बात करें तो पहले 5 सालों के लिए तो जो लार्जली फंडिंग की गई है वो इंडिया के द्वारा ही की गई है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी के ऊपर, मतलब ये बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा दोगे तभी आओगे ऐसा सिस्टम नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, तो आप इन बिटवीन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सेक्रेटेरिएट इंडिया के न्यू दिल्ली में ही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्ली रखी गई थी कि अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाने वाले हैं या एसबीआई जो उन्हें बेचने वाला है उस पर स्टे लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को सुनने का मन बना लिया है, स्टे भी लगाया नहीं है, बस वो इस केस को सुनने को राजी हो गए हैं। ये काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि कुछ राज्यों में स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर अपनी फंडिंग को लेकर डिपेंडेंट होती हैं। इन दैट केस ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान के नियमों के मुताबिक साल में केवल 4 महीने ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा जा सकता है, वो भी इन 4 महीनों के केवल शुरुआती 10 दिनों में। ये 4 महीने हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। अक्टूबर के शुरुआती 10 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदे जाने का प्लान बना रहा होगा जो भी खरीदना चाहता है, तो उससे स्टे करने की बात की जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंटरेस्ट फ्री बेरर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब आपने बॉन्ड खरीदा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई ब्याज वगैरह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक टूल है जिसके माध्यम से आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं। इस मैकेनिज्म को लाने के लिए सरकार फाइनेंस बिल 2017 लेकर आई थी, जिसे पास करवाने के बाद ये पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया गया। बॉन्ड्स आप कुछ सर्टेन अमाउंट्स के ही खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे 7,000, 9,000, 15,000 या 18,000 का बॉन्ड दे दीजिए, ऐसा नहीं है। बॉन्ड अगर आपको खरीदना है तो आप या तो 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ का ही खरीद सकते हैं। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मैक्सिमम लिमिट भला क्यों लगाएंगे? पॉलिटिकल पार्टीज को तो जितना ज़्यादा पैसा मिल जाए उतना ही अच्छा है। एलिजिबिलिटी की बात करें, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दे सकते। केवल ऐसी ही पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव कर सकती है जिसने लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में कम से कम 1% वोट्स अवेल किए हों। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन है या फिर कोई भी एंटिटी जो इंडिया में स्टैब्लिश्ड है या इनकॉर्पोरेट की गई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। कोई व्यक्ति इसे इंडिविजुअली भी खरीद सकता है या 2-4 लोग मिलकर भी खरीद सकते हैं। अभी केवल जो ऑथोराइज्ड बैंक है वो एसबीआई ही है। एसबीआई के जरिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए बैंक में जाता है वो वहां से जब वो बॉन्ड खरीदता है तो उस बॉन्ड पर उस इंडिविजुअल की कोई भी डिटेल नहीं होती। उसके बाद अगर वो किसी पार्टी को वो बॉन्ड देता है, जिस बॉन्ड के जरिए वो पार्टी अमाउंट रिसीव करती है वो भी उस इंडिविजुअल की कोई डिटेल नहीं रखती। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने वो बॉन्ड खरीदा और जिस पार्टी को दिया उस व्यक्ति की डिटेल पूरी तरीके से गायब कर दी जाती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो इंडिविजुअल किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनकी पार्टी ना जीते तो जो पार्टी जीती है वो उनके प्रति होस्टाइल ना हो कि आपने तो हमको डोनेशन दिया ही नहीं था, आपने तो अपोजिशन पार्टी को डोनेशन दिया था। तो इससे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर किसी व्यक्ति ने डोनेशन किसको दिया। अब जिस पार्टी को डोनेशन मिला है उसे भी 15 दिनों के भीतर उस बॉन्ड को कैश करवाना होगा। 15 दिनों में वो बॉन्ड एक्सपायर कर जाएगा। अगर 15 दिनों के बाद वो एसबीआई के पास वो बॉन्ड लेकर जाते हैं तो एसबीआई उनको पैसे नहीं देगी। ऐसा नहीं कि वो किसी भी अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे लेने के लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट खोलना होगा, जिस अकाउंट को इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करेगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उन्हें एलिजिबल पार्टी जब भी डिपॉजिट करेगी सेम डे उन्हें अमाउंट मिल जाएगा। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद रहा है, यहाँ पे ये कहा गया है कि 2,000 से अगर बड़ा अमाउंट है तो आप उसे कैश में नहीं दे सकते, उसके लिए आपको बॉन्ड खरीदना होगा। तो जो व्यक्ति बॉन्ड खरीद के दे रहा है किसी पार्टी को
उसकी कोई भी डिटेल नहीं होती, मतलब पूरी तरीके से एम्बिग्युइटी क्रिएट कर दी जाएगी, कौन फंडिंग कर रहा है पता नहीं चलेगा। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि किसी को पता ना चले ताकि कोई पार्टी उस व्यक्ति के प्रति होस्टाइल ना हो। अब ये लॉजिक इस तरीके से डिफाई हो जाता है क्योंकि एसबीआई इन बॉन्ड्स को बेच रहा है, तो भले ही उस व्यक्ति की डिटेल उस इलेक्टोरल बॉन्ड पे ना हो, वो पार्टी उस व्यक्ति की डिटेल मेंटेन ना करे, लेकिन एसबीआई तो उस व्यक्ति की डिटेल मेंटेन करेगा ना कि हाँ ये व्यक्ति इतने अमाउंट का बॉन्ड खरीद के लेकर गया है, और जो पार्टी इन पावर है वो डेफिनेटली उस डिटेल को एक्सेस कर सकती है। तो इसका लॉस उन पार्टीज को होगा जो पावर में नहीं है। इस लिहाज से इलेक्टोरल बॉन्ड को क्रिटिसाइज किया जाता है। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। अनंगपाल तोमर सेकंड, ये तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने वर्तमान का जो दिल्ली और हरियाणा का रीजन है वहां पर रूल किया था। मिलन, ये मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये अपने इशुइंग डेट से 10 साल तक वैलिड होते हैं। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली में है। एम है न्यू और एग्जिस्टिंग इंफ्रासिस्टम को रेजिलिएंट बनाना क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क को लेकर। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करिएगा। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी आप टेलीग्राम में जाके ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं, वहीं पर सारे सेशंस की पीडीएफ मिलती हैं, इसकी भी वहीं पे मिलेगी। और जब इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी तो यहाँ पर जवाब मेंशन रहेगा। तो चलिए आज के इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।